स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। बताया जा रहा है कि देहरादून में आज से सबसे बड़ी जो खबर है, उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य के मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड मदरसों के सिलेबस में ऑपरेशन सिंदूर शामिल करने का फैसला लिया। उत्तराखंड में मदरसों में 12वीं तक छात्रों को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में पढ़ाया जाएगा। उत्तराखंड के मदरसा बोर्ड में करीब 451 मदरसे रजिस्टर्ड हैं और इन मदरसों में 50,000 से ज़्यादा छात्र पढ़ रहे हैं। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बधाई दी थी। कासमी ने कहा कि नए पाठ्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर का चैप्टर शामिल करने को जल्द पाठ्यक्रम समिति की बैठक बुलाई जाएगी। हम मदरसों के अंदर सफल ऑपरेशन सिंदूर को की गाथा को हम शामिल करेंगे ताकि आम जनमानस को और हमारे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को ये मालूम हो सके कि ये सिंदूर ऑपरेशन क्या था और क्यों इसकी जरूरत थी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है और अब उत्तराखंड के मदरसों में भी ऑपरेशन सिंदूर को सिलेबस में बढ़ाने का फैसला हुआ है। सीएम धामी ने इस बड़े फैसले पर कहा कि सिर्फ मदरसे नहीं बल्कि सभी जगह ऑपरेशन सिंदूर को पढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ने भारतीय सेना का पराक्रम देखा है और पीएम मोदी के सटीक फैसलों ने बता दिया कि भारत की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। नहीं, वो सभी को पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि ये हमारे सेनाओं का अभूतपूर्व शौर्य, पराक्रम, साहस ऐतिहासिक है और हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, जिन्होंने दूरदृष्टि और सटीक रणनीति के तहत ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से संचालित हुआ, उसने भारत की नई शक्ति का परिचय पूरी दुनिया को दिया है कि अब कोई भारत की ओर आंख उठाकर देखेगा तो उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड 117 मदरसों में भी ऑपरेशन सिंदूर को चैप्टर के तौर पर शामिल किया जाएगा, जिससे मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को अपनी सेना पर गर्व हो और वो अपने देश के रियल हीरो के बारे में जान सकें। के पास उत्तराखंड में 117 मदरसे हैं और हमने तय किया है कि हम अपने मदरसों को मॉडर्नाइज करने जा रहे हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ाएंगे। और उसी के तहत हम लोगों ने ये भी तय किया है कि हम क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ सैन्य धाम भी है और अपनी सेना की वीर गाथा को पढ़ाना, जिससे हमारी नस्लों को अपनी सेना पर गर्व हो, उनके जो रियल हीरोज हैं देश के, उनको वो पहचान सके, उनको जान सके। ऑपरेशन सिंदूर को मदरसों के सिलेबस में शामिल करने के फैसले का कांग्रेस ने स्वागत किया। साथ ही कांग्रेस ने कहा इसमें पारदर्शिता भी होनी चाहिए। पहल हो सकती है बशर्ते जो है सरकार इसको लेकर के गंभीर हो और वैसे भी सेना की जो त्याग है, तपस्या है, बलिदान है और साहस की कथाएं देश के हर बच्चे को पता होनी चाहिए। स्कूली पाठ्यक्रम में सेना का पराक्रम शामिल होना चाहिए। उत्तराखंड में पंचायत चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि 15 जुलाई से पहले पंचायत चुनाव करा लिए जाएंगे। इसके लिए जरूरी आरक्षण तय करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। देखिए, उत्तराखंड सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर करीब अपना रोड मैप तैयार कर लिया है। राज्य की सभी पंचायतों में 15 जुलाई से पहले चुनाव कराए जाएंगे। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है। राजभवन से पंचायत एक्ट में संशोधन को लेकर मंजूरी मिलने के बाद पंचायतों में आरक्षण तय करने के लिए मशक्कत शुरू हो गई है। जिलों से पंचायतों का जरूरी डेटा मंगवाया जा रहा है। इस महीने के अंत तक किसी भी समय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। नहीं, पंचायत चुनाव के संबंध में ऐसी अनिश्चितता की स्थिति नहीं है। सरकार अपने स्तर पर तैयारी कर रही है और हमारी कोशिश है कि हम जुलाई के पहले पक्ष में, प्रथम पक्ष में 15 जुलाई तक पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर लें। उधर राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची से लेकर बैलेट पेपर छपवाने तक की अपनी तैयारी पूरी कर ली है। 1 करोड़ से अधिक बैलेट पेपर प्रिंट करवा लिए गए हैं। चुनाव 3 चरणों में संपन्न कराए जाने का प्लान है।
जैसे ही शासन से आरक्षण का प्लान आएगा, चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। प्रदेश में 7,499 ग्राम पंचायत हैं, जिनमें इतने ही उप प्रधान और प्रधानों का चुनाव होना है। इसके अलावा करीब 55,000 से अधिक ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव होना है। करीब 3,000 बीडीसी मेंबर और 358 जिला पंचायत सदस्यों का भी चुनाव होना है। इसी तरह 89 प्रमुख और 12 जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव होना है। जो भी आयोग स्तर पे तैयारियां होती हैं, समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। तैयारियों की शुरुआत होती है हमारी निर्वाचक नामावली से। तो वोटर लिस्ट हमारी बिल्कुल सभी जनपदों में तैयार हो चुकी है और उसमें जो भी संशोधन, विलोपन, उपमार्जन इत्यादि होता है, वो सब एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। वो सब चीज़ें भी हमारी लगातार चल रही हैं। ग्राम पंचायतों से लेकर सियासी दलों तक चुनाव को लेकर हलचल भी तेज हो गई है। संभावित उम्मीदवारों ने लोगों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। अगले कुछ दिनों में शहर से लेकर गांव तक चुनावी रंग भी चढ़ता हुआ नजर आने लगेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। नैनीताल से बड़ी खबर है। नाबालिग के रेप के मामले में आरोपी मोहम्मद उस्मान की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। 30 अप्रैल को ये मामला सामने आया था। इसके बाद नैनीताल में लोगों ने हंगामा भी किया था। पिथौरागढ़ से खबर है। यहाँ पर आदि कैलाश यात्रा मार्ग में लैंडस्लाइड हो गया है। तवा घाट के पास भारी मलबा सड़क पर आ गया। इसकी वजह से रोड पूरी तरीके से बंद हो गई है। पहाड़ दरकने से बोल्डर और मलबा सड़क पर आ गया है। सड़क बंद होने से आदि कैलाश यात्री फंस गए हैं। पहाड़ से बोल्डर सीधे एसएसपी की चौकी पर भी गिरे। इसमें एक एसएसपी जवान घायल हुआ है। इसका इलाज चल रहा है। प्रशासन की टीम रोड को खोलने में जुटी है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई। आपको बता दें, यहाँ सड़क चौड़ीकरण का भी काम चल रहा है। बड़ी खबर। तवा घाट के पास हो गया है लैंडस्लाइड। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। क्योंकि ये नेपाल झूला पुल के सामने बहुत बड़े पिथौरागढ़ में धारचूला पुल एक हाईवे देश की सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम है ही। साथ ही आदि कैलाश और मानसरोवर जैसी यात्राएं भी इसी हाईवे के जरिए होती हैं और इस हाईवे के बनने से भारत चीन की दहलीज तक पहुंच गया है। बावजूद इसके अभी भी यहां पर सफर करना आसान नहीं है। ऐसे में अब इस हाईवे को डबल लेन में तब्दील किया जा रहा है। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड 2020 में बन गई थी। इस रोड के बनने से बॉर्डर की चौकसी तो तेज हुई ही है, साथ ही लोगों की राह भी आसान हुई है। लेकिन हिमालय में बनी रोड पर आए दिन होने वाले लैंडस्लाइड इसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। आलम है कि दरकती पहाड़ियां हर समय यात्रियों की परीक्षा लेती हैं। ऐसे में अब इस रोड को डबल लेन में तब्दील किया जा रहा है। पहले चरण में धारचूला से तवा घाट तक 18 किलोमीटर के हाईवे को डबल किया जा रहा है, जिस कारण यहां अक्सर लैंडस्लाइड की घटनाएं भी हो रही हैं। धारचूला के बाद तवा घाट होते हुए हमारा छियालेख होते हुए हमको गांव गुंजी तक और गुंजी से काला पानी से आगे लिपुलेख तक, इस पर हमारा भारत सरकार के बीआरओ विभाग के माध्यम से हम काम को करा रहे हैं और जिसमें अभी फिलहाल हमने उस काम करने का टेंडर भी हमारा अवार्ड हो गया है। इसी रोड की मदद से सुरक्षा बल जहां चाइना बॉर्डर तक पहुंचते हैं, वहीं आदि कैलाश और मानसरोवर जाने वाली यात्रियों की राह भी यहीं से गुजरती है। तवा घाट से गुंजी तक ये रोड काफी हद तक ठीक है, लेकिन इस रूट में दर्जनों ऐसे डेंजर जोन मौजूद हैं जिन्हें पार करना अभी भी आसान नहीं है। ऐसे में बीआरओ पूरे लिपुलेख बॉर्डर तक हाईवे को डबल लेन करने जा रहा है। यही नहीं, पर्यटन महकमा भी यहां जरूरी सुविधाएं जुटाने का प्लान बना रहा है। चाहते हैं कि वहां व्यवस्था हो आदि कैलाश के अंदर,
और वहां लोग दूर से दर्शन कर सकें। त्रिशूल भी वहां पर है, उसका भी दर्शन कर सकें। नंदी को भी स्थापित किया गया, उसका भी दर्शन कर सकें। और अगर पहाड़ की तरफ आप जाएंगे तो एवलांच आता है, पत्थर गिरते हैं, तो उनसे हमें बचना चाहिए। हिमालय की चोटी में बनी रोड को डबल लेन में तब्दील करना कई चुनौतियों को पार करने जैसा है। ऐसे में अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो आदि कैलाश और मानसरोवर यात्रा का सफर तो शानदार होगा ही, साथ ही भारत, चीन और नेपाल के ट्राई जंक्शन तक हिंदुस्तान की ताकत फिर दिखाई देगी। न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट के साथ विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड में निर्माण कार्यों में बड़े घोटाले का आरोप लग रहा है। सरकारी निर्माण कार्यों में 2012 से 2018 के बीच करीब 138 करोड़ की गबन का आरोप है और इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। आईजी गढ़वाल के नेतृत्व में जांच टीम का गठन किया गया। यूपी निर्माण निगम की तरफ से कराए गए कामों में करोड़ों के घोटाले का आरोप है। इसी मामले में 5 पूर्व अधिकारियों पर केस दर्ज किया गया है। पर्यटन विभाग के भवनों के निर्माण, सिडकुल में डेवलपमेंट के कुछ काम, दून अस्पताल की नई बिल्डिंग के साथ कई अन्य कामों में भी गड़बड़ी का आरोप है। जो भी इसमें दोषी होगा उसको कतई उसको बख्शा नहीं जाएगा। आप सब लोग विदित हैं कि हमारा शासन जो जिनका मूल्य पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस करप्शन के अगेंस्ट में, तो हम किसी भी सूरत में कोई भी दोषी को बख्शेंगे नहीं। उत्तराखंड में इन दिनों प्राइवेट इलेक्ट्रिक बसें धड़ल्ले से कई रूट पर चल रही हैं और हालात ये हैं कि इन प्राइवेट इलेक्ट्रिक बसों की डग्गा मारी के चलते उत्तराखंड रोडवेज को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है। लेकिन रोडवेज के अधिकारी जो हैं बोलने को तैयार तक नहीं है। देखिए, देहरादून ऋषिकेश रूट पर दौड़ रही ये इलेक्ट्रिक बस सुविधाओं के मामले में वॉल्वो बसों को टक्कर दे रही है, लेकिन किराया रोडवेज की सामान्य बसों से 30% तक कम है। अवैध रूप से चल रही इन इलेक्ट्रिक बसों के पास रूट परमिट तक नहीं है, लेकिन फिर भी डग्गेमारी कर सड़कों से सवारियां उठा रही हैं और बिना बस अड्डे के अंदर गए अपनी जेबें भर रहे हैं। आम लोग भी कम पैसे में अच्छी सुविधा के चलते इन्हीं बसों को प्राथमिकता दे रहे हैं। हालत यह है कि प्राइवेट ऑपरेटर ने अपने चार्जिंग स्टेशन तक बना दिए हैं। अब इन इलेक्ट्रिक बसों के चलने से रोडवेज की पुरानी बसों में कोई बैठना नहीं चाहता। ये 4 गाड़ी चल रही है हमारी, और इनमें खासियत एक तो किराया कम है। ऋषिकेश से देहरादून और देहरादून से ऋषिकेश चलती है, 100 रुपये किराया। ISPT से ISPT ही करेंगे। और दूसरा भागती बहुत है, चढ़ाई हो या दोनों बराबर भागे। रोडवेज कर्मचारियों का साफ कहना है कि ये इलेक्ट्रिक बस अवैध रूप से चलाई जा रही है और इन पर किसी तरह की कोई लगाम नहीं है। रोडवेज की MD रीना जोशी से जब बात करने की कोशिश की गई तो पहले उन्होंने पूछे जाने वाले सवाल मांग दिए और फिर अपना फोन ही बंद कर दिया, जबकि कर्मचारी यूनियन का साफ कहना है कि मिलीभगत से ये बसें चलाई जा रही हैं और इससे उत्तराखंड रोडवेज को हर रोज लाखों का घाटा हो रहा है। करीब 600 अवैध बसें, जिसमें इलेक्ट्रिक, डीजल सब बसें हैं, अवैध बसें हैं जिनकी बुकिंग अवैध हो रही है और संचालन अवैध हो रहा है, और वो इसी वजह से टैक्स न देने की वजह से कम किराए में चला पा रहे हैं। और परिवहन निगम की स्थिति यह है कि सरकार और मैनेजमेंट का कोई ध्यान नहीं है, ना तो नई आधुनिक बसें खरीदी जा रही हैं, बस बेड़ा बहुत पुराना हो चुका है और परिवहन निगम लगातार घाटे की तरफ जा रहा है। सिर्फ देहरादून ऋषिकेश ही नहीं बल्कि दिल्ली समेत अन्य रूट पर भी ये अवैध प्राइवेट इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं और कम किराए के चलते जनता भी इनको पसंद कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि बिना किसी वैध परमिट के, बिना मंजूरी के ये प्राइवेट बसें कैसे राज्य की सड़कों पर दौड़ रही हैं और क्यों इन्हें मनमानी करने दी जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और उधम सिंह नगर में सिरौली कला नगर पालिका गठन के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने आपत्ति जताई है और हाईकोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए डबल बेंच को भेजा है। सोमवार को सिरौली कला को नगर पालिका बनाने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। आपको बता दें कि किच्छा नगर पालिका का ही हिस्सा है सिरौली कला, जिस पर फिलहाल हाईकोर्ट ने आपत्ति जताई है। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति
हरिद्वार के कनकल थाना क्षेत्र में एटीएम मशीन काटकर लूटने का प्रयास कर रहे 2 लुटेरों को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया है। 2 लुटेरे पीएनबी के एक एटीएम में गैस कटर लेकर घुसे थे। इस दौरान गश्त कर रही पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। पकड़े गए दोनों युवक कार्तिक और धीरज हरियाणा के हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गैस कटर, लोहे की रॉड, सिलेंडर और अन्य उपकरणों के साथ हाथ में रंगे हाथों पकड़ लिया है। आरोपी युवक जिस समय एटीएम को लूटने का प्रयास कर रहे थे उस वक्त मशीन में 25 लाख रुपए थे। एटीएम में संदिग्ध कुछ लोग नजर आए। पार्टी द्वारा तत्काल उसको कॉर्डन ऑफ करके अन्य पुलिस बल को बुलाया गया। इस क्रम में उनको एटीएम को उसका शटर बंद करके उसे तब तक रोका गया। उसके बाद जब उनको पकड़ने की कोशिश की गई, उन्होंने पुलिस के साथ गुत्थम गुत्था भागने का प्रयास किया। तत्काल पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को इसमें पकड़ा है। उत्तराखंड में आज रात के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। पहाड़ी जिलों उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में तेज बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। इसके साथ ही पौड़ी, देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत में आंधी के साथ बारिश का अलर्ट है। जिला प्रशासन ने चारधाम यात्रियों को सतर्क रहने की अपील की और नदी नालों से दूर रहने की सलाह भी यात्रियों को दी गई। हेमकुंड साहिब के कपाट खोलने की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। पैदल रास्ते से बर्फ हटाने का काम पूरा हो चुका है और गुरुद्वारों को सजाने के लिए भी टीम गोविंद घाट और घांगरिया पहुंच चुकी है। 22 मई को यात्रियों का पहला जत्था ऋषिकेश से रवाना होगा, जो 24 मई को गोविंद घाट से 5 प्यारों की अगुवाई में हेमकुंड साहिब रवाना होगा और 25 मई को सुबह पहला जत्था हेमकुंड साहिब पहुंचेगा। उत्तराखंड के लिए 2027 में सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन आने वाला है, जब हरिद्वार में अर्ध कुंभ होगा और कुंभ में अभी 1.5 साल है। पर प्रयागराज कुंभ में जिस तरह इस बार सैलाब उमड़ा, उसे देखते हुए अभी से हाई लेवल तैयारियों की बात की जा रही है। प्रयागराज में इस साल 144 साल बाद आने वाला महाकुंभ हुआ तो 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम पर आस्था की डुबकी लगाई। आस्था और श्रद्धालुओं के इसी सैलाब को देखते हुए हरिद्वार अर्धकुंभ का प्लान होगा। 2021 में हरिद्वार में कोविड के दौरान कुंभ हुआ, ऐसे में कुंभ में भीड़ सीमित रही। लेकिन 2027 में हरिद्वार में अर्धकुंभ में सबसे बड़ी चुनौती क्राउड मैनेजमेंट की होगी। प्रयागराज कुंभ में शाही स्नान के दौरान आसपास के राज्यों से उमड़ी भीड़ से घंटों ट्रैफिक जाम की नौबत आई। ऐसे में दिल्ली, यूपी, हरियाणा से नजदीक होने के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना तय है। हरिद्वार के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज के मुताबिक हरिद्वार में गंगा की मुख्य धारा पर व्यवस्था बनाई जाएगी ताकि स्नान के लिए आने वाली भीड़ को मैनेज किया जा सके। 2016 के नोटिफिकेशन के मुताबिक देवप्रयाग तक कुंभ क्षेत्र घोषित किया गया, लेकिन 2021 कुंभ सीमित रहा, पर असल परीक्षा 2027 के अर्धकुंभ में होगी। हिमालय से बहती हुई जो गंगा है वो धरती पर हरिद्वार में ही उतरती है, तो निश्चित रूप में इसका बड़ा महत्व है। चंडी घाट का मनसा देवी के स्तर पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थल है, तो निश्चित रूप में जो हमारा अर्धकुंभी होगी उसको बड़े हर्षो और उल्लास से हम लोग बनाएंगे। स्केल हाई होने के साथ साथ जो नीलधारा का जो परिसर है उसको भी हम उपयोग में लाएंगे। साधु संतों से प्रार्थना करेंगे कि जो हमारी ट्रेडिशनल जो हमारा स्नान करने का स्थान है उसको वो अपनाएं। आज इनको अभी से काम शुरू करना चाहिए। कुंभ क्षेत्र को विस्तारित किए बिना जो है आप परेशानी में फंसेंगे। आप यदि इसी क्षमता के साथ मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो फिर आप अपने लिए और उत्तराखंड के लिए मुश्किल आमंत्रित कर रहे हैं। महाकुंभ हो या अर्धकुंभ, सबसे बड़ा रोल संतों और अखाड़ों का होता है, जिन्हें अपने कैंप लगाने की बड़ी जगह की जरूरत पड़ती है। तो शाही स्नान के दिन संगम हो या हर की पैड़ी, अखाड़े ही स्नान करते हैं। ऐसे में संत भी मानते हैं कि 2027 में भीड़ को देखते हुए अभी से व्यवस्था बनानी होगी। पर्याप्त समय है सरकार के प्रशासन के पास, और ढंग से अगर सुचारू रूप से काम जारी रहा तो समस्या का समाधान हो जाएगा। भीड़ तो वैसे भी हरिद्वार में कुंभ जैसी मिनी कुंभ तो होता ही है, रोज भीड़ होती रहती है, महीने में 2-4 बार तो हो ही जाती है। विशेष पर्वों पे
लेकिन कुछ ना कुछ इसका प्रशासन जो है इसका कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। प्रयागराज कुंभ में जुटी भीड़ बताने के लिए काफी है कि सामान्य हालात में होने वाले हरिद्वार अर्ध कुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ेगा। लिहाजा भीड़ को दिमाग में रखते हुए ही कैंप और स्नान से लेकर ट्रैफिक का प्लान करना होगा और तैयारी के लिए अभी करीब 1.5 साल है। हरिद्वार से पुलकित के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी संगम पर नहाते वक्त अचानक एक शख्स का पैर फिसल गया। इससे वो नदी के तेज बहाव में बह गया। चंपावत पुलिस ने पार्टी थाना एरिया में चरस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। इस दौरान बाइक पर बैठा उसका साथी फरार हो गया। विकासनगर में कूड़ा बीनने वाली महिला ने बाड़वाला प्राइमरी स्कूल से चोरी की। खाना बनाने वाले बर्तनों पर हाथ साफ किया। स्थानीय लोगों ने महिला को पकड़ा है। रुद्रप्रयाग में सोनप्रयाग में पुलिस को 2 नेपालियों को 20 किलो मांस के साथ पकड़ा गया और चालान भी काट दिया गया। चमोली में गोपेश्वर के गैर टंगसा गांव के पास काफी वक्त से गुलदार घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। गुलदार घायल अवस्था में बताया जा रहा है। कॉर्बेट पार्क में तराई पश्चिम वन प्रभाग के गुलजार पुल पे बेशकीमती पेड़ों को काटे जाने पर हाईकोर्ट सख्त है। हाईकोर्ट ने इस मामले पर अब सरकार से रिपोर्ट पेश करने को कहा है। नैनीताल में आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और 8 सूत्रीय मांगों को लेकर नारेबाजी की। केदारनाथ धाम यात्रा पर पुलिस ने एक यात्री का बैग वापस किया। यात्री का बैग गाड़ी में छूट गया था। इसमें कैश भी था। अल्मोड़ा जिले के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने हवालबाग में जनता दरबार लगाया है और इसमें कई लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद चमोली प्रशासन बद्रीनाथ धाम की यात्रा को लेकर सतर्क हो गया है। सभी विभागों के अधिकारियों को यात्रा मार्ग पर तैनात किया गया। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में मांडूवाला में एक स्कूल के हॉस्टल का शिलान्यास। एसिडिटी, हार्टबर्न और गैस को खत्म करें कम से कम समय में और पेट को रखें कूल लंबे समय। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश के स्कूलों में नई शिक्षा नीति लागू की गई है जिससे छात्रों को बड़ा फायदा होगा और प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबों को अनिवार्य किया गया है। वहीं सभी 13 जिलों के 500 स्कूलों में वर्चुअल क्लासरूम चलाए जा रहे हैं। साथ ही सरकार 6ठी से 12वीं तक के मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप दे रही है। नई शिक्षा नीति भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की महान सोच का परिणाम है। मुझे खुशी है कि हमारी प्रदेश सरकार ने देश में सर्वप्रथम नई शिक्षा नीति को लागू करने का निर्णय किया। आज हमारे प्रदेश में जहां एक और 141 पीएम श्री विद्यालय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया जा रहा है, वहीं प्रदेश के 13 जनपदों के 500 विद्यालयों में वर्चुअल क्लासरूम की व्यवस्था भी की गई है। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।